नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, फिजिक्स की क्लासेज अब होने वाली है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से श्रेणी क्रम समांतर क्रम को समझा, बैटरी के श्रेणी क्रम समांतर क्रम को समझा, बैटरी को समझा। हमने बोला दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं किसी भी बैटरी में उपस्थित एनर्जी को। हमने बोला कि कोई भी बैटरी केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। किसी भी बैटरी में दोस्तों हमने बोला है कि क्या इसमें किस टाइप की एनर्जी सेव रहती है, केमिकल। लेकिन अगर हम गतिज और स्थितिज ऊर्जा में बात करें कि सर इसमें किस टाइप की एनर्जी होगी, आप खुद बता पाओगे कि किसी बैटरी में क्या एनर्जी दौड़ के हम प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, हमने रख के प्राप्त किया, इसलिए इसमें पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा होगी। पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा होगी। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को आज हम निकालने वाले हैं कि सर अगर किसी बैटरी का वोल्टेज भी हो, चार्ज क्यू हो तो सर उसमें उपस्थित पोटेंशियल क्या होता है? वो होता है 1/2 इंटू क्यू इंटू भी। ये होता है किसी भी परिपथ में, किसी भी सेल में उपस्थित एनर्जी, जो आपसे कभी कभी पूछा जाता है। लेकिन सर हमने जब धारिता पढ़ाई, धारिता भी बोला सर कि वो आवेशों को संग्रहित करता है, जमा करके रखता है। विद्युत धारण करना, चार्ज को धारण करना धारिता कहलाता है दोस्तों। तो हमने बोला कि जब आप C बराबर पढ़ोगे तो हमने बोला था कि सर चार्ज और वोल्टेज, किसी भी कैपेसिटेंस में उपस्थित चार्ज और वोल्टेज का रेशियो सर Q बराबर हो जाएगा C इंटू भी। अगर हमने Q यहाँ से मिटा दिया तो इसको C भी लिखेंगे, तो U बराबर 1/2 CV²। ये सभी फॉर्मूले, सर फॉर्मूले ज़रूर याद रखना, फॉर्मूलों में कोई ओल झोल मत करना। इसका यूनिट हमने बोला सर कूलम पर वोल्ट या फिर फेराड होता है। इसका यूनिट फेराड इंटू वोल्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आप बोल दो कि हाँ सर होना तो चाहिए। अगर सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर V बराबर होता है Q/C और U बराबर हमने बोला 1/2 Q इंटू भी, 1/2 इंटू Q इंटू C, 1/2 Q²/C। अगर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, सभी तो डेरिवेटिव हैं एक दूसरे के। ये होता है उपस्थित ऊर्जा। सर अब हम आप पे आते हैं और एक चीज़ पढ़ा चुके हैं, उस चीज़ों को हम फिर से डिटेल से पढ़ते हैं कि सर हमने पढ़ा था W वर्क डन बराबर V/Q। सर हमने जब पोटेंशियल पढ़ाया था, V पढ़ाया था, तो बोला था कि किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, किसी पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने में जो कार्य किया गया, उसको उस चार्ज के रेशियो से भागा दे दिया जाए तो हमारा पोटेंशियल प्राप्त होता है। यानी वर्क डन बराबर हमें निकल गया V इंटू क्यू। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलना। V इंटू क्यू आपका वर्क डन बराबर यानी W बराबर होता है, और V बराबर हमने पता है, Q बराबर सर हमने फिर बताया हुआ है IT, तो V इंटू IT लिख सकते हैं। और V बराबर ओम्स लॉ से हमने पढ़ा क्या है सर? हमने क्या पढ़ा है ओम्स लॉ से? I बराबर VR, V बराबर I/R। V बराबर IR पढ़ा है ना? हट, उल्टा बोल रहे हैं। V बराबर IR पढ़ा है सर, तो हम यहाँ IT लिख सकते हैं क्या? और I²RT आ जाता है सर। हमें वर्क डन होता है I²RT। और ये वर्क डन क्या है सर पता है? सर हमने बोला कि हाई स्पीड चार्ज अगर ट्रैवल करता है तो हीट उत्पन्न करता है, और यह बहुत स्पीड होता है। आप कभी किसी तार को अगर किसी कंडक्टर से रगड़ो तो वहाँ स्पार्किंग होता है, वो हीट पता चलता है। और सर यही एक फॉर्म है हीट का। यानी अगर आप किसी परिपथ में अगर आप हीट को जानोगे तो चार्ज के द्वारा किया गया चार्ज बराबर हम हीट बोल सकते हैं I²R
RT होता है सर किया गया कार्य यानी कि हीट। अगर किसी भी परिपथ में ऊष्मा की बात करो तो उसे I² RT कहते हैं। आप इसे डराइव कर सकते हैं अलग अलग, इससे न्यूमेरिकल आता है सर, बहुत आता है। V बराबर IR होता है, R बराबर V/I होता है, H बराबर I² लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, I कट गया तो H बराबर होता है क्या, IVT यही होता है ना। R को हम लिख सकते हैं V/I। अच्छा IVT तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, IVT तो लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। I को कन्वर्ट कर दो ना, I बराबर V/R, तो H बराबर V²/R² इंटू R इंटू T, R कट गया, H बराबर V²T/R, ये होता है H बराबर V²T इंटू R। T यहाँ पर क्या है सर, हमने बोला कि सर 1 सेकंड में कितनी चार्ज प्रोवाइड किया और वह करंट होता था, हमने वही ना बोला है सर कि चार्ज का फ्लो, तो I हमेशा सेकंड में लिखिएगा। आपको ये सभी हीट का फॉर्मूला है, आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको बताएंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये जो है आपको प्रोवाइड करता है। अब चूँकि यह हीट एक तरह का वर्क डन था, तो अगर यूनिट पूछा जाए, आप अब इसका यूनिट सीधा जूल मार देना, सीधा जूल मार देना। 1 कैलोरी में कितने जूल, 4.2 जूल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 1 जूल में कितने कैलोरी, 1/4.2 होता है। इसीलिए H अगर हमने कैलोरी में निकालने हैं, I² RT या फिर किसी भी फॉर्मूले में 4.2 से भागा दे देना, वो कैलोरी में यूनिट देगा, वो हमें यूनिट कैलोरी में देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत सामर्थ्य की। सर अब आते हैं पावर की बात करते हैं। तो सर अगर आप शक्ति की बात करोगे तो हमने बोला था शक्ति बराबर होता है वर्क डन बाय टाइम। सर क्या होता था एक्चुअली में, शक्ति किसी भी वस्तु के द्वारा किसी यूनिट टाइम में किया गया कार्य हमें शक्ति देता है। तो वर्क डन बराबर बाय टाइम हमारा पावर होता है, वर्क डन होता है I² RT/T, T कट गया, P बराबर I² R होता है। एक और फॉर्मूला होता था VIT/T, T कट गया, P बराबर VI। आपको ये 2 फॉर्मूले इसी से आए हैं ना। पावर बराबर होता है एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य और हमारा चार्ज द्वारा किया गया कार्य, ये था होता है कि नहीं होता है। आप बोलोगे कि हाँ होता है। तो सर अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर में, अगर इलेक्ट्रिक क्षेत्र में पावर की बात करें तो दोस्तों पावर हमने बोला कि विद्युत सामर्थ्य इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो P बराबर I² या V/I या W/T होता है। इतना तो आप समझ गए। सर यूनिट वही होता है, यूनिट होता है वाट। अगर पावर, इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाए तो इसका यूनिट वाट होता है। और इसके बाद दोस्तों अगर हमने बोला कि अगर वाट होता है तो 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होगा कि नहीं होगा। अब होगा तो होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। दोस्तों बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े मशीनों से काम लिया जाता है जहां पे लाखों करोड़ों 10⁻6 वाट तक के यूनिट खर्च होते हैं, बिजली खपत होता है। वो कैसे जोड़ेंगे? तो सर इसी के लिए उसने एक HP बनाया जो 746 वाट के बराबर होता है, एक बड़ा यूनिट ले लिया। और कभी कभी एग्जामिनर आपको चकमा देने के लिए पूछ देता है कि बताओ भाई 1 वाट बराबर कितने HP, आप 746 मार के आ जाना। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इसीलिए ये सभी चीज़ें याद रखना जरूरी है। और 1 वाट बराबर 1/746 0.00134, 1 किलो वाट बराबर 1.34 HP होता है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है उलट पुलट के, कन्फ्यूजन आपको तुरंत दे देगा एग्जामिनर, आपको तुरंत कन्फ्यूज कर देगा। आपको पूछेगा भी नहीं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है।
अब आते हैं सर यूनिट के बारे में। चलिए सर अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जब आप किसी एक कंपनी ने आपको विद्युत सप्लाई किया और बोला कि आपका खर्चा कितना है, तो 40 यूनिट है। सर आप समझ नहीं पाए कि सर 40 यूनिट क्या होता है। आपको बोला सर 1 यूनिट का दाम 8 रुपये है, 320 रुपये आप हमको पे कर दो। सर आप कन्फ्यूजन में रह जाओगे कि 320 रुपये हम कैसे पे करेंगे, ये होता है सिंबल। तो आपके लिए यूनिट जानना जरूरी है। तो कोई भी विद्युत व्यवसाय में हम 1 यूनिट की बात करते हैं। 1 यूनिट कहता है क्या कि सर अगर 1000 वाट का या 1 किलोवाट का, 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं, 1000 वाट का कोई अप्लायंस यदि 1 घंटे तक, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड तक, दोनों में से आप कुछ भी करो, अभी आवर लिखते हैं, 1 आवर तक यदि कोई पंखा, कोई विद्युत का बल्ब या कुछ भी ऐसा चीज़ जलाया, मान लो एक मोटर है 1000 वाट का, इसे आपने 1 घंटे चलाया, यानी यह 1 किलोवाट का कोई मोटर 1 घंटे चलाया, तो ये आपका 1 यूनिट है। ये याद रखिएगा। अगर कोई भी अप्लायंस 1 किलोवाट होता है, चूँकि आप 1 यूनिट खर्च किए हैं, आपने एनर्जी खर्च किया है, तो 1 किलोवाट आवर पावर नहीं होता है, एनर्जी होता है। इसीलिए यूनिट में कंफ्यूज मत करना। आवर लग गया, अगर समय से गुना कर दिया मतलब वो खपत एनर्जी में है, वह खपत एनर्जी में है। अगर घंटे की बात की जाए, अगर हमने इसको सेकेंड में बदला, 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट गुना 3600 सेकेंड, बराबर होता है 3.6 गुना 3 2 5 और 1 6 वाट सेकेंड। 3.6 गुना 10 पे पावर 3.6 गुना 10 पे पावर 6 वाट सेकेंड होता है। और इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि इसी को तो हमने वाट आवर को ही तो सेकेंड में बदला, और यूनिट क्या था, जूल, इसीलिए 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। ये वाट सेकेंड हमने किलो वाट आवर को ही वाट सेकेंड में चेंज किया है, या आगे का नोमेरिकल वैल्यू बदलने से ये थोड़े बदलेगा, और इसी का तो यूनिट हमने जूल में रखा। इसीलिए किसी भी अप्लायंस यूनिट में अगर आप जाके देखोगे तो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। यानी विद्युत उपकरणों की जो अगर एनर्जी खपत की बात की जाए, विद्युत उपकरणों में एनर्जी खपत की बात की जाए दोस्तों, वो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल या 1 किलोवाट आवर होता है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। चूँकि दोस्तों यह बिजनेस से संबंधित है, यूनिट जो है आपको एनर्जी खपत से पैसा देना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में आता है BOT। 1 BOT बराबर क्या होता है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है BORD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब यूनिट मतलब 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। जूल 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 1 BOT में कितने जूल, तो वही होता है जितने 1 किलोवाट आवर में होते हैं। इसीलिए BOT को आप कुछ एक्स्ट्रा मत समझना। यह बिजनेस ट्रेड से संबंधित है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने ही यह यूनिट का डिफिनेशन दिया है, और इसी के आधार पे वो पैसा लेता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं इलेक्ट्रिक आवृत्ति पे। चूँकि अधिकतर अप्लायंस हमारे यहाँ अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर DC की आवृत्ति, करंट जब हमने पढ़ाया DC और AC, इसकी आवृत्ति नहीं होती है, इसकी आवृत्ति होती है। और इंडिया में जितने भी अप्लायंस हैं वे 50 हर्ट्ज आवृत्ति पे काम करते हैं। 50 हर्ट्ज आवृत्ति पे AC करंट इंडिया में काम करता है, और अमेरिका में 60 हर्ट्ज पे। यानी अगर हमने 50 से 55 भी कर दिया, सभी अप्लायंस जल जाएंगे। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है इसलिए हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं घरों में विद्युत परिपथ का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन होम अप्लायंस। आपसे इससे तो 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन बहुत कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। सर यदि आपने किसी भी ग्रिड होगा, हम आपको ये दिखा रहे हैं
कि सर यहाँ पे ग्रिड रहता है, ये ग्रिड है सर, जहाँ से पावर सप्लाई तारों के जरिए 3 फेज 2 फेज 1 फेज की सप्लाई भेजी जाती है, आपको किसी हाई वोल्टेज को भेजा जाता है और आपके पास एक ट्रांसफार्मर रहता है। इन ट्रांसफार्मरों पे आप क्या करते हैं, आप इन तीनों फेजों को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर क्या करता है सर, तो आपको हाई वोल्टेज को लो नहीं, वोल्टेज को अप या डाउन करता है, सीधा वोल्टेज को अप या डाउन करता है, आप कह सकते हैं पावर को अप डाउन करता है। आपके घर में अगर अप्लायंस लगा है तो सर ये ग्रिड से ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर से आपके घरों के मीटर पर पहुंचता है और यहाँ से केवल 2 तार निकलता है। एक को बोलते हैं हॉट वायर जिसका सामान्य वोल्टेज 220 होता है, दूसरे को बोलते हैं कोल्ड वायर यानी ठंडा तार, गर्म तार, ये सभी आप पढ़ रहे होंगे, जानते भी होंगे। जिस पे वोल्टेज 0 होता है, एक होता है गर्म तार, एक होता है ठंडा तार और घर में इसी को जोड़ा जाता है। और घर में इन सभी वायरों में जितने भी अप्लायंस हैं, यहाँ पे आप एक बोर्ड लगा दिया, एक बोर्ड लगा दिया, इस बोर्ड में कुछ स्विच लगा दिए, एक कमरा है इस कमरे में लगाया, आपने इस घर से इस कोने से इस कोने तक तार जोड़ के पहुँचा दिया और वह तार समांतर क्रम में जोड़ा रहता है ताकि आपका अप्लायंस में प्रतिरोध की मात्रा कम हो सके और आप अपने इच्छा अनुसार कहीं भी तार को भेज के परिपथ से करंट प्राप्त कर सके। इसके बाद दोस्तों परिपथ में कुछ पॉइंटें होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अरे फ्यूज उड़ गया, आपने पढ़ा फ्यूज उड़ गया, आपने पढ़ा सर शॉर्ट सर्किट हो गया। किसी ने ये सभी वर्ड सुने तो ज़रूर होंगे, अगर जानते नहीं होंगे तो आप नहीं जानते होंगे लेकिन सुने ज़रूर होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, अरे फ्यूज उड़ गया, अरे यहाँ पर मेरा ये अप्लायंस जल गया, अरे मेरा जो बल्ब है ना ये लाइन भूक भाग कर रहा था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, इसके कारण मेरा बल्ब उड़ गया, पंखा जल गए। क्या होता है ये सभी घटनाएं, ये आपको बता देते हैं। 2 पॉइंट है बस, बहुत आसान सा। तो चलिए दोस्तों हम फ्यूज की बात करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि सर आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, सर यहाँ भी एक बल्ब लगा दिया है और यहाँ पे आपने एक पंखा लगा दिया है। सर आपने इतने सारे चीज़ें चला के रखी हुई है, सर आप एक फ्रिज भी जला रहे हैं, आपने एक वॉशिंग मशीन भी चला के रखा हुआ है सर, और सभी को आपने एक परिपथ से कनेक्ट करके रख दिया है, सभी को आपने एक परिपथ से कनेक्ट कर दिया और सभी में धारा करंट आई जा रही है। होता क्या है सर, कभी कभी इस पावर ग्रिड से सर हमें बोला क्या कि वोल्टेज का मान इतना ज़्यादा हाई हो गया, V का मान बढ़ जाने से करंट का मान सर इसमें ज़्यादा मिलने लगा। अगर हमें यहाँ निर्धारित करंट से ज़्यादा करंट मिलता सर, इसकी कैपेसिटी होती है, आप देखोगे कि 20 वोल्ट का, 10 वोल्ट का लाते हैं, 300 वोल्ट का, आप बोलेंगे कि सर 5000 वाट का, 6000 वाट का, आपने ये सभी सामानें लगाए हुए हैं, सबका एक रेटिंग है। सर अगर रेटिंग से ज़्यादा पावर मिलने लगे तो यानी करंट मिलने लगे तो P = V × I, पावर ज़्यादा मतलब वोल्टेज करंट का मान ज़्यादा मिलना। अगर इन सभी में एक्चुअल से ज़्यादा पावर मिले तो सभी के सभी अप्लायंस क्या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट या वोल्टेज या पावर बर्दाश्त कर पाएंगे? बोलोगे नहीं, तो सभी के सभी क्या होंगे, जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नॉट टू वर्क रह जाएंगे। तो इनसे बचने के लिए क्या करें सर, तो इनसे बचने के लिए सर आप परिपथ के बीच में ही एक फ्यूज लगा दो, जैसे I का मान गया फ्यूज टूट के ख़त्म और ये ओपन पाथ हो गया। ओपन पाथ कहने का मतलब दोस्तों हम आपको बता रहे हैं,
आपको डिटेल से बता रहे हैं, तो चलिए पूरा डिटेल ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर किसी परिपथ में कोई अप्लायंस जोड़ा हुआ है, मान लीजिए कि हमने ये बल्ब, हमने और भी कुछ अप्लायंस जोड़ दिए हैं किसी परिपथ से, और इस परिपथ में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है। सर अगर यह परिपथ किसी भी कहीं से भी अगर ओपन है मतलब कहीं से भी तार में स्पेस है, एक भी परिपथ का काम नहीं चलेगा, क्योंकि करंट जो है ना ऑलवेज क्लोज पाथ से फ्लो करता है, ऑलवेज क्लोज पाथ से फ्लो करता है। इसीलिए हम यहाँ स्विच लगाते हैं। यह स्विच को अगर हमने दाबा तो पाथ क्लोज हो गया, और हमने नीचे किया तो यह स्विच क्या करता है, तार को हटा देता है, पाथ ओपन हो गया, बस कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो इसी तरह दोस्तों अगर यह फ्यूज है, इस फ्यूज को अगर हम डिटेल से बनाए, ऐसे ऐसे जा रहा है और एक पतला तार से जोड़ दिया, सर क्लोज पाथ है, लेकिन जैसे ही धारा का मान हुआ ज़्यादा, करंट से यह फ्यूज तार गल गया, ओपन पाथ, अब यहाँ करंट गया ही नहीं, सब बचे रह गए। अब आप फ्यूज फिर चेंज करके लगाओगे, जब धारा का मान कम हो गया फिर जलने लगेगा। तो फ्यूज क्या है? तो फ्यूज सर आप अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो सर फ्यूज अभी तक में आपने देखा कि सभी अप्लायंस को बचाने का काम किया। तो फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, यह एक तरह का यंत्र है, युक्ति है जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को किससे? हाई करंट से। इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ, EX होता है, एक्सेसिव ऑफ करंट के मान बढ़ने से इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने वाला युक्ति फ्यूज होता है। यानी फ्यूज एक तरह का यंत्र है जो कि परिपथ में उपस्थित सभी अप्लायंसों को धारा का मान बढ़ने से, पावर का मान बढ़ने से बचाता है। फ्यूज जो होता है ना सर, इसमें यह होता है कॉपर, टीन और PVC, सीसा, तांबे और कॉपर का मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। फ्यूज इन तीनों का एलॉय होता है। पूछा जाता है कि फ्यूज किसका किसका एलॉय होता है, तो फ्यूज जो होता है सर तांबा, सीसा, टीन का एक एलॉय होता है, और इन एलॉय से एक छोटा सा पतला सा तार बनाया जाता है और जिसका रेटिंग कम करके रखा जाता है। रेटिंग किससे कम करके रखा जाता है? तो एक्चुअल धारा के मान से कम करके रखा जाता है। अगर इसके गलनांक की बात करें तो वह तांबे की तुलना में बहुत कम और इसकी प्रतिरोधकता हाई होती है। सर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो और इसका रेसिस्टेंस जो है वो हाई होता है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। सर फ्यूज एक तरह का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाता है धारा का मान बढ़ने से। इसीलिए दोस्तों हम फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि आई का मान जैसे बढ़ा या इसमें धारा का मान बढ़ जाते हैं। अगर हमने बोला कि सर मेरा सारा का सारा परिपथ में करंट जा रहा है 10 एम्पियर, अगर हमने अचानक से करंट बढ़ा दिया और हो गया 15 एम्पियर, अगर फ्यूज का मान कितना रखेंगे? हम 5 एम्पियर रख दिए, हम 8 एम्पियर रख दिए कि सर चलो 8 एम्पियर से बढ़ा तो यह 9 एम्पियर 10 एम्पियर तक भी रख सकते हो। 9 10 से थोड़ा कम रखते हैं ताकि जैसे ही 9 10 11 हुआ बच्चा गल के बाहर और यह परिपथ को ओपन कर दिया। तो हम किसी भी परिपथ में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस है, गलनांक क्वेश्चंस है, रेसिस्टिविटी क्वेश्चंस है, मिश्र धातु क्वेश्चंस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस क्वेश्चंस है, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है क्वेश्चन है, बंद परिपथ में क्वेश्चंस है। ये सभी दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं सामान्य बाजार में मिलने वाला फ्यूज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर का होता है। ये ज़रूरी नहीं है याद रखना। तो दोस्तों फ्यूज से रिलेटेड सभी पॉइंट पढ़ा दिए। अब आपको हमने एक पॉइंट बोला है सर, वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है सर? अगर हमने बोला कि सर अगर किसी परिपथ में कुछ लगा, यानी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस जो भी लगा हो,
और यहाँ पर हमने एक वोल्टेज स्रोत भी दे दिया है और इसी से मेरा करंट का मान बढ़ रहा है। किसी कारणवश ये तार और यह तार आपस में सट जाए तो करंट का मान बहुत हाई हो जाता है और इसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है, प्रतिरोध हो जाता है शून्य, करंट हो जाता है इन्फिनिटी। आइडियल कंडीशन में अगर प्रतिरोध शून्य नहीं बोलोगे तो बहुत कम और करंट बहुत ज़्यादा। इस कंडीशन के कारण सभी परिपथ में उपस्थित सामान जल जाते हैं, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। किसी भी कंडीशन में यदि यह दोनों तार आपस में सट जाए, चिपक जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सर एक चीज थी जिसको थॉमस एल्वा एडिसन ने सर्च किया था, वह था सर विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये सभी पूछा जाता है एग्जाम में रखना। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने इसने क्या किया, एक पतला फिलामेंट लिया, किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का एक पतला सा फिलामेंट लिया जिसका बोला मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तुरंत नहीं गलता है, प्रतिरोध बहुत हाई होता है, अति प्रतिरोध होने के कारण यह ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न करता है। मतलब अगर किसी भी चीज़ का हीट ज़्यादा करना हो तो उसके लिए प्रतिरोध के मान को उच्च कर दो, वह ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और इसी के लिए हमने बोला है सर एक तार होता है नाइक्रोम, जो पिछले बार हम सोचे कि पढ़ाएंगे। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु होता है जिसकी प्रतिरोधकता इतनी ज़्यादा होती है कि जब इससे करंट पास करता है प्रतिरोध करंट को रोकता है, जहाँ जहाँ रोका सर वहाँ वहाँ ऊष्मा उत्पन्न हुआ। और इसीलिए नाइक्रोम जो है वो विद्युत हीटर में प्रयोग करते हैं ताकि हमें ऊष्मा मिल पाए। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है विद्युत हीटर, या नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का तार अति उच्च प्रतिरोधकता के कारण करंट को रोकता है और जहाँ जहाँ करंट के मान को रोका प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण वहाँ ऊष्मा ज़्यादा हो गया। यही चीज़ें विद्युत बल्ब में भी होती है। तो 3800 डिग्री सेल्सियस हीट तक आ जाता है सर। 3800 डिग्री सेल्सियस सर, 40 डिग्री में तो सर पकने लगता है। 3800 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है किसका? टंगस्टन का। अब दोस्तों हम बोले क्या कि ये सभी पॉइंट तो थे। एक अंतिम पॉइंट है आज के वीडियो में कि सर आखिर भुक भाग अगर हम स्विच अप डाउन करें जैसे कि हम कर रहे हैं, चलिए देखिए आपको एक पॉइंट दिखेगा। सर ऐसा करने से 10-20 बार करेंगे यह बल्ब उड़ जाएगा। आप बोलोगे बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब अब नहीं काम कर रहा है सर, क्यों? तो ऐसा होता है कि सर हर फिलामेंट की अपनी एक प्रबलता होती है, अपना एक कैपेसिटी होता है कि सर उसका एक लाइफ टाइम होता है कि एनर्जी यानी प्रकाश ज़्यादा मिलने से बढ़ने से उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हमने बोला कि सर आप अप डाउन करोगे, बार बार करोगे तो इसकी कैपेसिटी घटते घटते एक ऐसा टाइम होगा जब इसकी प्रबलता कैपेसिटी शून्य हो जाएगी, फिलामेंट हो जाएगा ख़त्म। फिलामेंट ही नहीं काम करेगा, विद्युत जलेगा क्या? विद्युत बल्ब काम नहीं करेगा। इसको विद्युत बल्ब के सिद्धांत को, तंतु के सिद्धांत को, फिलामेंट को तंतु बोलते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने समझाया था। तो हमने बोला कि ये कुछ नहीं है, यह टंगस्टन धातु जो होता है उसका एक क्या बोलते हैं गुण है प्रबलता की। सर इसीलिए हम विद्युत बल्ब को चूँकि हवा से रिएक्शन करने के बाद फिलामेंट जल ना जाए या तो निर्वात करते हैं या उसमें आर्गन नियॉन गैस भरते हैं ताकि यह फिलामेंट जो है मेरा वह जलता रहे और रोशनी देता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लगभग सभी पॉइंट को बता दिए। अगर कुछ छूटा होगा तो हम आपको वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में करवाएंगे।
हम बहुत जल्द आपको फिजिक्स ख़त्म भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, निश्चिंत रहें। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, हम लगभग सभी टॉपिक आपको क्लियर करवा रहे हैं दोस्तों। इससे अच्छे से अगर आप कहीं भी ढूंढ लो वीडियो, आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से क्वेश्चन हूबहू देखोगे, यह मेरा विश्वास है। आप इसके लिए गारंटेड रहो, आप तैयारी करो, हमारे साथ बने रहो। धन्यवाद दोस्तों। और कोई दिक्कत हो तो उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आओ, हम सभी सवालों का सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे।